हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस में। यह क्लास दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक सीटेट एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। और दोस्तों देखा जाए तो 14 दिसंबर को आप लोगों का पेपर है, 14 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है और 10 से 12 दिन का ही समय आपके पास बचा हुआ है। दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि 10 से 12 दिन में भी पढ़ करके आप अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि 10 से 12 दिन में भी पढ़ करके हम अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों करना क्या होगा आपको, देखिए दोस्तों एक वर्ड है इंग्लिश का इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वर्ड ही कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो दोस्तों कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों इन 10 से 12 दिनों में दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये जो 16 फरवरी 2014 को हुआ था, 21 सितंबर 2014 को हुआ था, 22 फरवरी 2015 को हुआ था, 20 सितंबर 2015 को हुआ। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि सीटेट जो है अपना एग्ज़ाम एक ईयर में मतलब एक साल में 2 बार कराता है। ठीक है, 6-6 महीने पे आपका एग्ज़ाम हो जाता है। 2014 में दोस्तों एग्ज़ाम देखिए हुआ 1 फरवरी में हुआ तो 1 सितंबर में हुआ। इसी तरीके से 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ 1 फरवरी में हुआ, 1 सितंबर में हुआ। इसी तरीके से दोस्तों जस्ट ऊपर जाएँ तो आप यहाँ पे देखिए 2016 में भी एग्ज़ाम दोस्तों आपका फरवरी में हुआ और सितंबर में हुआ 2016 में। ठीक है, 18 की बात किया जाए दोस्तों तो 18 में भी आपका एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में। ठीक है, 19 में भी दोस्तों आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ 7 जुलाई को और 19 में ही 2019 में ही 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ आपका, उसके बाद जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ। इसके जस्ट आगे चलते हैं दोस्तों, देखा जाए तो जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ और अगस्त 2023 में हुआ। 2024 के भी दोस्तों एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक है, 2024 का दोस्तों फर्स्ट वाला हो चुका है, ये सेकंड जो आप देने जा रहे हैं 14 दिसंबर को है, ये आपका सेकंड है। तो आप कहेंगे सर ये क्या था, तो दोस्तों जो मैं आपको ये दिखाया हूँ ना, ये सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2014 से लेकर के 2023 तक, ये उनके पेपर्स हैं, ये उनके पेपर्स हैं। ठीक है, जिन्हें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ कहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दें, अगर इतना भी कर ले गए दोस्तों ना इन 10 से 12 दिनों में, 2014 से लेकर के जो पेपर हुआ है दोस्तों 2023 तक, जैसा कि हम अपने हर क्लास में बताते हैं, अगर इतना भी दोस्तों सॉल्व करके चले गए ना तो निश्चित रूप से दोस्तों आप ही इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, चाहे दोस्तों आप पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो या पेपर सेकेंड का दे रहे हो या दोस्तों दोनों दे रहे हैं, तो दोनों एग्ज़ाम दोस्तों आप क्लियर कर सकते हैं सीटेट का। लेकिन दोस्तों देखिए करना क्या है आपको है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये कहना आसान है, करना कठिन होता है। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, कह देना आसान होता है किसी काम के लिए, करना कठिन होता है। आपको दोस्तों मिनिमम सुबह में, जब आपको मॉर्निंग में टाइम मिले सुबह में, और एक इवनिंग में जब भी आपको समय मिले दोस्तों, या दोपहर में दोस्तों जब भी आपको समय मिले, हम आपको दोस्तों 2 पेपर्स करा रहे हैं। आज की इस क्लास से दोस्तों हम आपको 2 पेपर कराएंगे। जैसा कि आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं दोस्तों 2014 का पेपर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2015, 2016, इसके बाद 18, 19, 21, 23 जितने भी पेपर हैं दोस्तों, इन 10 से 12 दिनों में दोस्तों हम आपको करा देंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल से दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, हमारे इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए। सुबह में दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे सर आपकी लाइव क्लास नहीं होती है क्या, तो दोस्तों हम आपको बता दें हम लाइव क्लास नहीं प्रोवाइड कराते हैं। सुबह में आपको एक अपलोड करेंगे टेस्ट दोस्तों 7 से 8 के बीच में, और शाम को एक टेस्ट अपलोड करेंगे दोस्तों 7 से 8 के बीच में। इन दोनों टेस्ट को दोस्तों आपको देना है और अपना असेसमेंट करते चलना है। ठीक है दोस्तों, जो टेस्ट कराएंगे दोस्तों हम आपको, ये हिंदी का होगा, हिंदी के 30 प्रश्नों का। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों CDP बाल विकास के 30 प्रश्नों का, और SST मीन्स सामाजिक विज्ञान के लगभग दोस्तों 40 से 50 प्रश्नों का डेली दोस्तों टेस्ट देना आपको। ठीक है, और दोस्तों अगर आप न इन टेस्ट को देंगे, अगर आपका जो है कि दोस्तों हिंदी हो गया, आपका CDP हो गया 30 में दोस्तों, अगर आप 25 प्लस कर रहे हैं ना, अगर आप दोस्तों 20 प्लस भी कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टेस्ट को स्टार्ट किया जाए, और आज की इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं SST मीन्स सामाजिक विज्ञान की 40 प्रश्न का, मतलब 40 प्रश्न का दोस्तों एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। ये दोस्तों जो पेपर आपका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो एग्ज़ाम दोस्तों आपका 21/9/2014 में हुआ था सीटेट का, उसके दोस्तों सामाजिक विज्ञान मीन्स SST के सोशल साइंस के दोस्तों इस क्लास में 40 प्रश्न होने वाले हैं। यदि दोस्तों आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मीन्स पेपर 2 देने जा रहे हैं, तो
आप दोस्तों इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए और देखिए कि अगर दोस्तों इस टाइप का पेपर आता तो आप जो है कि 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, ये सभी प्रश्न आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप 8 से 10 पेपर्स भी करके चले गए दोस्तों ना, तो आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आराम से आप सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए विदाउट डिले। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न कि ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोश है। एक उष्णकटिबंधीय पशु है, एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है। दोस्तों, जब भी आप इस क्लास को देख पा रहे हो, हम आपको बता दें मॉक टेस्ट का क्या तरीका होगा। हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और ऑप्शंस को आपको पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है कि क्या आंसर आपका सही होगा। और अपने पास दोस्तों पेपर पेन लेकर के दोस्तों ज़रूर बैठिए। और जैसे आपका पहला प्रश्न सही हो गया दोस्तों 31 नंबर का, तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों 40 प्रश्न होंगे और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं आज की इस क्लास से। तो पूछा गया प्रश्न दोस्तों है कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोश है, क्या है दोस्तों? आप लोग आंसर बताइए इसका क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यह एक प्रकार का घास का मैदान है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए है, इसका सही आंसर बताना है। लक्षद्वीप द्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। हम वेट कर रहे हैं दोस्तों आंसर का, आप लोग जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इस प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर आप दोस्तों बताएंगे क्या होगा। पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। ये जो दोस्तों ए है क्या दर्शाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। कुछ लोगों को दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसका सही आंसर पश्चिम होगा। ये जो दर्शा रहा है दोस्तों ना पश्चिम, जैसे आप जानते हैं दोस्तों ये आपका है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये क्या होता है साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि बैरोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र के स्तर को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर का दोस्तों आप नाम सुने होंगे, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दाब मतलब होता है दोस्तों प्रेशर। ठीक है, ब से हो जाए, यहाँ पे देखिए दोस्तों ब है, यहाँ पे भी ब से बैरोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? कौन सा दोस्तों पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंड है? ठीक है, KG6 है, CNG है, PNG है या LPG है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा CNG। CNG दोस्तों हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में दोस्तों? खाद्य सुरक्षा के बारे में। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर सोच पाते हैं। राइट आंसर दोस्तों इसका सोचना है। पहला ऑप्शन दोस्तों है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा हो। दूसरा ऑप्शन है कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज को सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगाती है और सरकार बेहतर सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों की सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे। ऑर्गेनिक खेती में, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है दोस्तों? भारत में केवल कपास के उत्पादन की ही अनुमति दी गई है। दोस्तों ये नहीं होगा, केवल है ना दोस्तों। तो हमेशा हम आपको बताते हैं दोस्तों कि थिंक पॉजिटिव, हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है जब सीटेट के प्रश्नों का आप आंसर दीजिएंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों सोचेंगे ना तो बहुत से ऐसे प्रश्न हो जाएंगे जो आप सही करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। जो अगला ऑप्शन हमारे पास है कि फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, ये तो बात सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों है कि प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड दोस्तों, यही आंसर आपका हो जाएगा। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। इस्पात, पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस्पात। इस्पात दोस्तों आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप पढ़िए ना तो इन प्रश्नों को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। पश्चिमी घाट, लद्दाख, सुंदरवन, कोकड़। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। लद्दाख दोस्तों जो है लद्दाख आपका मरुस्थल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न इसका आंसर आप बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों जो हुआ था उसने किस प्रकार से भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। आप जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है, युद्ध ने औद्योगिक उद्योगों की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। बिल्कुल दोस्तों यही आंसर सही है। युद्ध ने किया गया दोस्तों की औद्योगिक वस्तुओं की डिमांड बढ़ा दी, इंक्रीज कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हो गया और उसी से दोस्तों भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई वहीं से। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। चित्र प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है दोस्तों, क्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ठंडी वायु है, यहाँ पे क्या है आपकी गर्म वायु है, ये आपकी बारिश से वर्षा हो रही है। दोस्तों आप बताइए क्या ये प्रदर्शित कर रही है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मानसून पूर्व वर्षा, पर्वतीय वर्षा को दिखा रहा है, या संवहनी वर्षा, या चक्रवाती वर्षा। तो दोस्तों इसको जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चक्रवाती वर्षा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल रचना खालिस्तान भाषा में हुई थी। सौरसेनी में, प्राकृतिक में, संस्कृत में, या ब्राह्मी में। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि संस्कृत में। ऋग्वेद की जो मूल रचना है दोस्तों ना, ये संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में दोस्तों, संस्कृत भाषा में हुई थी। जैसा दोस्तों आपको पता है कि आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, इसमें दोस्तों आपके 10 मंडल हैं और उसके बाद लगभग दोस्तों अप्रॉक्स 1028 जो है आपकी सूक्तियाँ हैं। ठीक है, 1028 या दोस्तों, अच्छा आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम में दोस्तों बताइएगा कि ऋग्वेद में कितनी सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं। मंत्र बताना है दोस्तों और सूक्त बताना है कितने सूक्त हैं, और मंडल बताना है कितने मंडल हैं। ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न, इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे कि भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे में रहते थे उत्तर पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी भारत में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन दोस्तों है कि यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। 45 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से थे। वे क्षेत्र कौन से थे। दक्कन और कोकड़ का क्षेत्र, नर्मदा के आसपास का क्षेत्र, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दो आब। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला है कि प्रदीप्ति वृत्त है। प्रदीप्ति वृत्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। प्रदीप्ति वृत्त दोस्तों होता है जो वृत्त को ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, यही आपका प्रदीप्त वृत्त होता है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, ग्लोब पर। किसको विभाजित करता है, दिन को रात से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला गम्पास है। बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध विहार मंदिर है, बकरी की प्रजाति किस्म है, साल की किस्म है। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध विहार मंदिर है।
अगला प्रश्न दोस्तों है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है या में स्थित है कहाँ पे? भगीरथी नदी, गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी या हुगली नदी। जल्दी से दोस्तों आप बताएं, इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी पे दोस्तों कोलकाता बंदरगाह स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय समतल से 60 डिग्री, ठीक है, का कोण बनाती है। ये ऑप्शन आपका सत्य है। बाकी भी दोस्तों ऑप्शंस आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। वह दोस्तों आपका जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न दोस्तों है, सफ़ी तथा हनफी हैं, क्या है दोस्तों ये? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। सफ़ी तथा हनफी जो है दोस्तों ये न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने, उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत, जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा महालवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न दोस्तों है, पूछा गया है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? किसने लिखा है दोस्तों? सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा मिनहाज ए सिराज ने। मिनहाज ए सिराज ने लिखा दोस्तों कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे। दंत दुर्ग जिसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था पल्लव प्रधान, चोल राजा प्रतिहार प्रधान या राष्ट्रकूट प्रधान? सही आंसर दोस्तों आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका राष्ट्रकूट प्रधान। पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख की तरह है, किसकी तरह है? दस्यु, जन, राष्ट्र या राजन? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जन। अगला प्रश्न दोस्तों है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा रहा है? नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, महापाषाण युग, मध्य पाषाण युग? सही आंसर दोस्तों आप बताएं। तो ये दोस्तों पूरा पाषाण युग सबसे लंबा रहा है, ठीक है, सबसे लंबा। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? चिरांद, राखीगढ़ी, सोतकाको, गंवीरी वाला? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चिरांद। चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या है? में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है, किस में दोस्तों मिली है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली हुई है। हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? नहीं वाले प्रश्न दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, जैसा कि हम अपने हर क्लास में बताते हैं, नहीं तो एग्जाम हाल से बाहर निकलने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्रश्नों को सही से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। पूछा गया दोस्तों कि आखेटक खाद्य संग्राहक की एक स्थान दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। क्या कारण दोस्तों नहीं था, इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह में संघर्ष करना। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? सामाजिक विज्ञान की क्लास में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह विद्यार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता पर का ध्यान रखता है, पाठ को भागीदार दिलचस्प बनाने वाला बनता है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, उनकी अस्थायी वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता बढ़ावा देता है। सही आंसर दोस्तों बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यानी कि उनकी स्थानीय
वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को दोस्तों बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? दोस्तों बताइए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसमें दोस्तों आपका स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? समता के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है दोस्तों? जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को क्या करना चाहिए दोस्तों? 4 ऑप्शन दोस्तों है। सामाजिक पाठ्यपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बहुसंख्यक को राय को प्रदर्शित करना चाहिए और सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। विवादास्पद मुद्दे से बचना चाहिए। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनके प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा? सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारात्मक गतिविधियों में शामिल करना है। यानी कि दोस्तों जो शिक्षार्थी हैं उनको आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। क्या कार्य? राष्ट्रपति को चुनना, अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में योग्य हैं? 6 माह, 3 माह या 4 माह या 5 माह? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 माह। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूछा क्या गया है कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में योग्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका 5 मंथ्स मीन्स 5 महीने। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जनवरी से लेकर के मई तक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जनवरी है और यहाँ से लेकर के मई तक, यहाँ से लेकर के मई तक, यहाँ तक कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। कोई रोजगार यहाँ तक दोस्तों उपलब्ध नहीं होगा। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को 5 माह तक नियमित रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पूछा गया है अयोग्य। ठीक है, तो इतने महीने तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी क्लास में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न दोस्तों है और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है जो 2014 में पेपर हुआ दोस्तों। इसका आंसर आप बताएंगे। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? किस पे बात करना है दोस्तों? इलेक्शन पे बात करनी है। तो दोस्तों आप किसको सबसे ज़्यादा पूछना पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना है। यानी कि प्रत्येक पार्टी की दोस्तों प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना चाहेंगे, एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको कराए 2014 पेपर के एसएसटी के लगभग दोस्तों 40 प्रश्नों का टेस्ट हम आपको कराए। ठीक है, इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।